डिजिटल इंटरमीडिएट, DI, कलर ग्रेडिंग एक ही वर्ड है, लेकिन लोग अभी बोलते हैं कि DI हम क्यों वर्ड, इस DI वर्ड को क्यों यूज करते हैं, अब तो कलर ग्रेडिंग ही होती है, DI नहीं होती। तो DI पहले एक प्रोसेस था कि जब रोल पे फिल्में शूट होती थी तो कैप्चर होती थी, कैप्चर होके कंप्यूटर में आती थी सॉफ्टवेयर में, तो उस पूरे प्रोसेस को डिजिटल इंटरमीडिएट बोलते थे जब वहाँ पे ग्रेड होता था। अब अपन रॉ पे शूट करते हैं, लॉग पे शूट होता है, तो वो प्रोसेस ऑब्वियस सी बात नहीं है, बट DI एक लेगेसी का वर्ड है, एक ओल्ड स्कूल का वर्ड है जो अभी कंटिन्यू चलता आ रहा है, तो इसलिए वर्ड पॉपुलर है कलर ग्रेडिंग के लिए। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। दाविंची रिजॉल्व जो बहुत पीछे कुछ सालों में पॉपुलर हुआ, ग्रेडिंग में बेस लाइट, दाविंची रिजॉल्व, न्यू कोडा, मिस्टिका, स्क्रैच, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कोर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों की ज़ुबान पे दाविंची रिजॉल्व ज़्यादा फेमस हुआ। वो हुआ ऐसा कि दाविंची को जब ब्लैक मैजिक ने पूरी तरीके से एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद उन्होंने ये हार्डवेयर से उसके सॉफ्टवेयर को सेपरेट कर दिया। पहले ये हार्डवेयर के साथ बिकता था, लोग बताते हैं 5 to 6 CR का ये पूरा सेटअप आता था। ब्लैक मैजिक ने परचेज़ करने के बाद जब पूरा एक्वायर कर लिया दाविंची रिजॉल्व को, तो ब्लैक मैजिक ने उसको सेपरेट किया और उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने लगा। पहले वो आई थिंक जो भी उनका रेट होता, हाँ ये सॉफ्टवेयर ना विंडो के लिए पहले नहीं आता था, पहले लिनक्स और मैक के लिए आता था। ब्लैक मैजिक ने विंडो के लिए इंट्रोड्यूस किया, फिर पहले बीटा निकाला, फिर प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया, तो विंडो पे काम करने लगा, तो लिनक्स, मैक और विंडो पे तीनों पे काम करने लगा, तीनों पे यूज होता है। पहले मैक और लिनक्स में यूज होता था। फिर दाविंची रिजॉल्व के फिर क्या हुआ कि जब ब्लैक मैजिक ने इसको एक्वायर कर लिया और उन्होंने देखा कि आने वाली मार्केट इसमें और है, तो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर का एक फ्री वर्जन निकाला और जो पेड वर्जन जो स्टूडियो है उसको बहुत मिनिमम कॉस्ट पे उन्होंने रख दिया और अपने कैमरे और एनऑल के साथ फ्री देने लगे। तो लोगों के बीच में ना दाविंची रिजॉल्व बहुत फेमस हुआ कि अच्छा ये तो कलर भी होता है, अच्छा ये ग्रेडिंग होती है, ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, ऐसा ऐसा था, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। अब उस पूरे आप पूरे सिनारियो को समझेंगे तो उस समय क्या हुआ, डिजिटल इंडस्ट्री पूरा सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा था और लॉग और रॉ इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ब्लैक मैजिक को पता था कि आने वाले समय में जब लॉग पे शूट होगा, रॉ पे शूट होगा, तो लोगों को ग्रेड कराना पड़ेगा, हर कोई स्टूडियो में जाएगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसको फ्री वर्जन किया ताकि लोगों तक ईज़िली पहुँचे और लोग इसको ईज़िली एक्सेस करें और लोग सीखें, ताकि जो कंज्यूमर बेस्ड पे, चाहे वो छोटे कैमरे हो बड़े कैमरे हो, हर कोई इसको अफोर्ड करे और उसको उस प्रोसेस को लोग फॉलो करें। और वो अच्छा भी हुआ कि दाविंची जब से फ्री किया तो लोगों तक बहुत पॉपुलर हुआ और लोग ग्रेडिंग में इंटरेस्ट लेने लगे, समझने लगे और करने लगे। पहले करते थे बहुत कोर लेवल पे होता था, अब वो बहुत पॉपुलर कर दिया दाविंची ने। बट दाविंची ने एक चीज़, ब्लैक मैजिक ने अपने सॉफ्टवेयर जब वो हार्डवेयर से सेपरेट किया तो उन्होंने जैसे सारे सॉफ्टवेयर की एक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बता दी कि ये चाहिए और ऐसे से ही चलेगा। एक्चुअली अभी भी बेस लाइट आप देखेंगे ना, तो बेस लाइट अभी भी हार्डवेयर के साथ आता है, वो अगर आपको देंगे तो हार्डवेयर के साथ देंगे। उनका एक वर्जन आता है एविड के साथ प्लगइन में, तो मतलब आप एविड अगर आप चला रहे हैं तो प्लगइन खरीद सकते हैं, आई थिंक 80-90 या 70-80,000 का होएगा। तो उनका एक है, बाकी उनका ना आज भी हार्डवेयर के साथ आता है जो 1.5 CR 1 CR के साथ पड़ता है, जिसमें उनका सेटअप होता है, सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है और स्टोरेज होता है और आपका पैनल होता है। तो वो अभी वो इस इकोसिस्टम पे फिल्म लाइट, बेस लाइट काम कर रहा है। बट दाविंची ने ये चीज़ सेपरेट कर दी, उन्होंने अपना पैनल अलग बेच रहे हैं, सॉफ्टवेयर अलग बेच रहे हैं। अब लोगों को ये नहीं बताया कि जो दाविंची है, जब आप ग्रेड करने जाते हो लॉन्ग फॉर्मेट या किसी भी फॉर्मेट को, ये पूरी तरीके से कोर हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब आपका एक अच्छा इकोसिस्टम होना चाहिए, मतलब जो आपका ग्राफिक कार्ड है उसका CUDA कोर कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा है, और रैम, प्रोसेसर, स्टोरेज बहुत मैटर करता है। मतलब बॉटल नेक तो नहीं हो रहा आपका स्टोरेज और आपके सिस्टम के बीच में, दोनों की स्पीड अच्छी है, कैशे मेमोरी कितनी अच्छी है, कितनी ज़्यादा है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कभी कहीं पे लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बस वो एक पॉपुलर तो कर दिया। अब क्या होता है, जब जनरली लोग यूज करते हैं तो बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कि जब NR मार दिया तो हैंग हो गया,
कुछ भी आप कर रहे हैं तो नहीं चल रहा। तो उसके पीछे वही है कि उनका इकोसिस्टम तोड़ दिया उन्होंने और लोगों को बताया नहीं, तो लोगों ने जहाँ चल रहा है वहाँ चला रहे हैं और वो सफ़र भी करते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसको रिसर्च करके, उसको पढ़ के, उसको यूज करके या किसी से पूछ के आप सेटअप अपना जो आपका सिस्टम है वो कस्टमाइज़ करते हैं और उसको यूज करते हैं। बेसलाइट अभी भी पूरे हार्डवेयर के साथ आता है, इसलिए वो जब आप कुछ भी प्लेबैक मक्खन होता है 8K 6K 4K चाहे जिस पे आप काम करो, उनका दोनों वर्जन आता है और दोनों पे बहुत बढ़िया चलता है। उनका 2K और 4K करके वर्जन आता है हार्डवेयर के साथ। उसके पीछे वही कारण है कि वो अपना पूरा हार्डवेयर एसेलरेट करके मतलब पूरा इकोसिस्टम बना के देते हैं। दाविंची में बना नहीं होता, लोगों को बनाना पड़ता है। जो प्रो स्टूडियोज़ हैं, जो प्रीमियम वर्क करते हैं, बड़े इंटरप्राइजेस लेवल के हैं, वो लोग ऑब्वियस बात है वो उसी तरीके की मशीन यूज़ करते हैं, उसी तरीके का पूरा इकोसिस्टम फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट आप मीडियम लेवल पे या छोटे लेवल पे जब आप बेसिक लेवल पे करते हैं तो आपको जनरली ये सब प्रॉब्लम फेस करने को मिलती होगी। और एक पॉइंट और रहा कि कलर ग्रेडिंग में मॉनिटर बहुत मैटर करता है। आप कौन सा मॉनिटर यूज कर रहे हैं, कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। जैसे ईज़ो, फ्लैंडर साइंटिफिक, आपका सोनी, ये तीनों मॉनिटर प्रो हैं जो जनरली यूज होते हैं। आजकल ओलेड भी इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोग LG के ओलेड को भी कैलिब्रेट करके यूज करते हैं। बट अब प्रो इंडस्ट्री में यही 3 मॉनिटर मेनली यूज होते हैं। तो कलर जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके पीछे ना एक इकोसिस्टम बना हुआ है। अब एक इंडिविजुअल कलरिस्ट, फ्रीलांस कलरिस्ट के पास क्या होता है, आपके पास फ्रीलांस वर्क आता है, आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज में आता है, तो उसकी प्रोफाइल कैसे हाई बनेगी। इंडिया में अभी भी ना उंगलियों पे गिने हुए कलरिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न है कि आपकी प्रोफाइल कैसे बनेगी, आप कैसे प्रीमियम क्रीम काम पे काम कर रहे हैं। जब आपके पास क्रीम फुटेज शूट हो के आ रही, एकदम प्रीमियम फुटेज पे काम हो रहा है, जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन डिज़ाइन हो रहा है, DOP हैं, डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट, ड्रेस, सब कुछ इतना कुछ डिज़ाइन वे में हो रहा है। जब वो ग्रेड पे आता है तो DP, डायरेक्टर, हर कोई बैठ के कलर साइंस, कलर पैलेट पे बात करता है, डिस्कस करता है, फिर वो स्टोरी टेलिंग होती है, तो ऑब्वियस ये बात है वो रिज़ल्ट ऑसम होगा। बट अब आप इंडिविजुअल लेवल पे आप जाते हैं तो आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी भी थोड़ी सी लो हो गई, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, ये ऑड इवेंट शूट हो रखा है, चीज़ें हो रखी, आपको मैनेज करने में भी बहुत टाइम चला जाता होगा। तो मतलब मैं ये डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आप वास्ट लेवल पे देखेंगे ना तो कलर जो है, आपको अच्छा कलरिस्ट या बहुत अच्छा वो स्कोप कुछ करना है तो आपको एक चीज़ करके रखना है। आप पढ़िए, आप अच्छे से डिटेलिंग में पढ़िए, सीखिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। बाहर के अगर जो कलरिस्ट एसोसिएशन है उनको उनसे जुड़िए, उनके वेबिनार को अटेंड करिए, उनकी क्लासेस को अटेंड करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी। और फिर कोशिश करिए कि अगर कोई आपको किसी स्टूडियो के साथ आप जुड़ सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, तो उनके साथ जुड़िए। उससे ना आपका जो लेवल है वो बहुत अप लेवल पे चला जाएगा। आप थोड़ा काम करेंगे, फिर थोड़ा करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है इंसान। बट किसी स्टूडियोज़ के साथ जब जुड़ जाएंगे तो आपका एक जो मतलब स्कोप है वो और बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको उस इकोसिस्टम में रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप सही हैं या गलत, कोई बताने वाला ज़रूर होना चाहिए, कोई टोकने वाला होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ सही है, ये गलत है, ये एथिक्स है, ये नहीं है। जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, तो कलर ग्रेडिंग ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अब आपसे दाविंची आप बेसलाइट को एक्सप्लोर करिए। बेसलाइट की मार्केट मानते हैं शायद इंडिया में, मुझे लगता है सारे जो प्रो स्टूडियो सब बेसलाइट यूज़ करते हैं, कलरिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो अब लेकिन उसको एक्सेस करना बड़ा टफ है कि वो ऐसे ईजिली अवेलेबल नहीं होता। बट वो स्टूडेंट वर्जन कुछ निकालते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर तो चलो एक मैटर करता है, बट आप कलर साइंस को चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कलर ग्रेडिंग, कलर की दुनिया ना मतलब एक पैरेलल वर्ड हो जाता है पोस्ट प्रोडक्शन में। अब जैसे आप 7.1 साउंड मिक्सिंग है, डॉल्बी मिक्सिंग है, डॉल्बी साउंड है। अब इसमें मैं नहीं देखता आसपास कि बहुत सारे लोग क्रेजी हो कि मुझे ये सीखना है, इसकी इंजीनियरिंग जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक्सप्लोर नहीं है, वो ऐसे नॉर्मल अवेलेबल नहीं है।
सबको पता है कि 5.1 7.1 का कैलिब्रेशन या स्टूडियो का जो ऑडियो उनका मॉनिटर होता है उसी को कैलिब्रेट करना, उसी को ढंग से लगाने में ही बहुत चीज़ें होती, तो उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट बहुत स्कोप है। तो सेम विथ कलर क्या हुआ, दा विंची ने फ्री कर दिया तो वो लगता है कि ये सबसे इजी है, सबसे वास्ट है, बट ऐसा है नहीं। अब आप स्टूडियोज़ को देखेंगे, जो बड़े प्रोडक्शन बड़ी चीज़ें होती हैं वो उन्हीं के इकोसिस्टम में काम करती हैं, उन्हीं के प्रोसेस में काम करती हैं। तो आपको उस प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप उसमें बनेंगे तो उतना वो बेनिफिट में आप रहेंगे। फ्रीलांस वर्क भी करिए और स्टूडियो के लिए भी कर रहे हैं तो इट्स गुड। तो कलर ग्रेडिंग क्या है कि अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उस आपको, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपका इंटरेस्ट है आपको, तो आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में, प्रैक्टिस करने में। बट एक चीज़ रहेगा कि आप किसी को देख के कॉपी पेस्ट मत करिए कि वो अरे वो इट्स लैविश, ऐसे हो रहा है, ऐसे स्क्रीन पे काम करते हैं, यूँ पैनल, ये सब देख के कभी भी अट्रैक्ट मत होइए। वो ना बहुत मिसगाइड हो जाता है जब आप उसमें जाते हैं, फिर ना आप इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। आपको जो करना है, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रो बनना है, उसको एक चीज़ डिसाइड करिए और उस पर प्रॉपर काम करिए, तो आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे।